और कार्यक्रम की इस वेला को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस समय मंच पर हैं डॉक्टर गगन नामदेव जी, जो डेंटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर प्रदीप राजपूत जी हैं, जो माँ नर्मदा हॉस्पिटल सीहोर से सेवाएं दे रहे हैं अपनी। बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही रवि राजपूत जी हैं, माँ जो डायरेक्टर हैं ओम श्री फ्लेक्स के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गगन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सीहोर का पानी कैसा है? क्योंकि पानी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं हम तकनीकी रूप से जाएं तो हमारे जो दांत हैं ये कैसे होंगे, एक हद तक पानी पर भी डिपेंड करता है उस क्षेत्र के। तो हमारे दर्शकों के लिए कि सीहोर का पानी कैसा है, और उससे अगले की कहानी ये कि लोग यदि उसमें कोई किसी तरह की कठिनाई है, कैल्शियम कम ज़्यादा है, तो उससे बचाव कैसे करें। आपसे शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय आपने रखा है, क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो पहले नदियों का पानी इस्तेमाल करते थे पीने के लिए, अब हम लोग अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हो गए। हर घर में लगभग बोर हो गया है, और जो बोर का पानी आता है उसमें कहीं ना कहीं फ्लोराइड की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा में डिफरेंस हो जाता है। मैंने देखा है कि सीहोर के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक गांव है, गांव खड़ी, जो कि आस्था तहसील में, उसमें जितने गांव में जितने भी घर हैं, वो जो अंडरग्राउंड लेवल का जो पानी पीते हैं, उससे उन सभी के दांतों में एक जो फ्लोरोसिस की बीमारी है वो हो चुकी है। और हो चुकी है जी। मेरे पास आते हैं वो, और कई सारे ऐसे पेशेंट्स और छोटे छोटे बच्चे हैं जो वहाँ का पानी पी लेते हैं। आपने सुना होगा कि कई हैंडपंपों को लाल कर दिया जाता है क्योंकि उसका पानी पीने के लिए खतरनाक होता है। तो सीहोर के आसपास जो पानी है, जो अंडरग्राउंड लेवल का जो पानी है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा कहीं कुछ गाँव में ज़्यादा है, जैसा कि मैंने अभी जिक्र करा खड़ी का। और जो फ्लोरोसिस के जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं, बच्चों के दांतों में पीलापन आने लगता है, एक लेयर सी बन जाती है। वो सारे दांतों में जब दांत इरप्ट होते हैं तो वो एक लेयर बन जाती है, जो कि उनको पूरे जीवन भर के लिए हो जाता है। तब वो हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। तो बिल्कुल इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी पीते हैं या तो उसकी जांच करा ली जाए, और जांच कराने के बाद ही उस पानी को पीने लायक बनाया जाए। चलिए, बारीकियां आपसे आगे समझेंगे हम। तो कैसी जांच कराई जाए और कैसा पानी पिया जाए, ये भी हम आपसे समझेंगे, ताकि हमारी जो मुस्कान है वो बरकरार रहे। डॉक्टर प्रदीप राजपूत जी, अभी हम देख ही पा रहे हैं कि जो सीजन तो साहब अब बीमारियों का आ चुका है। सर्दी के बाद अभी गर्मी शुरू होने वाली है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में लाइन लग रही है, कतार लग रही हैं। कैसे बचे लोग? इसमें यह है कि जो सीजनल खान पान है, इस चीज़ का ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा लोगों को। और माँ नर्मदा हॉस्पिटल काफ़ी लंबे टाइम से इन चीज़ों का ध्यान रखता है, लोगों को सलाह देता है कि भाई इन सीजनलों में काफ़ी ध्यान रखें सारी चीज़ों का, खान पान से लेकर पानी से लेकर सारी चीज़ों से, और बेहतर सुविधा हम दे पाएँ, हमारा प्रयास यही रहता है। रवि राजपूत जी, अभी तो हम देखें कि दिखावे का पूरा दौर है, होता ही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो दिखना चाहिए बेहतर। तो आपका जो डायरेक्टर हैं आप ओम श्री फ्लेक्स के, अभी निवेश भी मध्य प्रदेश में आ रहा है, तो अभी तो खूब सारा काम आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। इस क्षेत्र में, इस विधा में कितनी संभावनाएं हैं रोजगार की और भविष्य को लेकर? सर, रोजगार की संभावना तो 100% है, लेकिन इसमें जो है काम करने वालों को इंटरेस्ट होना चाहिए। जो कि यहाँ बहुत से लोग हैं जो खाली कॉम्पिटिटेड करते हैं, ना इंटरेस्ट से काम नहीं करते, खाली कंपटीशन के हिसाब से काम करते हैं। इंटरेस्ट से अगर काम किया जाए तो आज सीहोर को बहुत आगे पहुंचाया जा सकता है। जैसे आज छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सीहोर में बहुत सी मशीनें कम है अभी प्रिंटिंग एरिया में। मैं एक मशीन लाया हूँ CNC, जो मेरी लाइन से ही हटके, फ्लेक्स पेंटिंग से हटके। उससे अगर देखा जाए तो कारीगरों का जो काम होता है वो होता है। तो आप जो मशीन लेके आए हैं CNC कटिंग, आज के दौर में फ्लेक्स की जो है हम देख रहे हैं कि हर कोई फ्लेक्स छाप रहा है, लेकिन आप जो कटिंग मशीन लेके आए हैं उससे किस तरह से आधुनिक मशीनों से कटिंग होती है और किस तरह से वो काम में आती है? वो एक आधुनिक मशीन है जिससे पहले आपने देखा होगा घर पे कारीगर नक्काशी करते थे,
वो आज के समय में मशीन से हो रहा है। वो मशीन सीहोर में आज से मेरे हिसाब से कम 10 साल पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ इंदौर भोपाल लोग जाते थे, परेशान होते थे। कुछ लोग अभी भी हाथ पे ही डिपेंड है। वो चीज़ों को मेरे को एकदम बैठे बैठे मन में ख्याल आया, तो मैं उस मशीन के बारे में कुछ नहीं जानता था, बस मैं उस मशीन को लेके आया। धीरे धीरे उस चीज़ के लिए मैं बाहर जा के सीख के आया। आज वो मशीन मैं खुद ही ऑपरेट कर रहा हूँ। उसके लिए अभी भी मेरे पास ऑपरेटर सीहोर में नहीं है, मैं खुद उसे ऑपरेट करता हूँ। बिल्कुल, डॉक्टर गगन नामदेव जी से हम पूछना चाहेंगे कि सर, दंत चिकित्सक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, समाज सेवा के रूप में भी आप काम दे रहे हैं, तो सीहोर क्षेत्र में जो समाज सेवा आप कर रहे हैं, तो आगे किस तरह से आप दंत चिकित्सक के रूप में काम करेंगे और क्या बेहतर करने वाले हैं सर दंत? वैसे तो चिकित्सक का काम ही सेवा का होता है, और मैंने भी जब इस फील्ड में मैं आया तब मैंने देखा कि जो सबसे ज़रूरी काम है, जो सेवा का जो सबसे ज़रूरी काम है, वो है मानव सेवा। मानव सेवा, जब कोई भी व्यक्ति बहुत ही दुख दर्द में हो, उसकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और हम चिकित्सकों के लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और स्पेशली मैं दंत चिकित्सक हूँ, तो जब मैं पेशेंटों का दर्द दूर करता हूँ तो वो सबसे खुशी की बात है, क्योंकि डेंटल पेन जो होता है वो सबसे सीवियर पेनों में जाना जाता है। मतलब जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो रात भर जागा हुआ होता है दर्द के कारण। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं एक दंत चिकित्सक हूँ और उनका दर्द दूर करता हूँ। साथ में समाज सेवा की बात है तो हम सभी को, मैं चिकित्सक के नाते भी बोल रहा हूँ, और हम जिस फील्ड में हों, हमें समाज के लिए सेवा करने के लिए एक भाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम समाज के बीच ही में काम कर रहे हैं और उसी समाज को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो समाज हमारे लिए हमारा आईना है। जैसा हम समाज को देखेंगे हम बनेंगे, और जैसा हम हैं वैसा समाज हमें देख के बनता है। तो हमेशा ये कोशिश होती है कि समाज के दूसरे भी कार्यों में यदि कभी मौका मिलता है तो करते रहना चाहिए, और ऐसा मैं रूटीन में करता रहता हूँ। बिल्कुल प्रदीप जी, आपसे हमारा क्वेश्चन है कि आप माँ नर्मदा हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, गांव-गांव में जाके भी आप अपनी कैंप लगाते हैं, वहाँ उपचार करते हैं, तो किस तरह से ये कैंप चला रहे हैं और क्या सेवाएं आप दे रहे हैं? माँ नर्मदा हॉस्पिटल काफ़ी वर्षों से लोगों की सेवा प्रदान कर रहा है, और हमने कोविड जैसे महामारी में भी काफ़ी निःशुल्क सेवाएं प्रदान करी थी। और प्रति माह भी हमारे यहाँ पे निःशुल्क कैंप करवाए जाते हैं गांव-गांव तक, जहाँ पे जो वृद्धजन हैं, जो व्यक्ति आ नहीं पाते हैं हॉस्पिटल तक, उनको हम निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चिकित्सा हम प्रदान कर सकें, और यही हमारी सेवा का रहता है। डॉक्टर गगन, मैं वहीं पर आ जाता हूँ, इस्माइल पर, मुस्कान पर। हमारे दर्शकों की ओर से मेरा ये सवाल है, लोगों की इस्माइल है, वो मुस्कुराहट है, वो खुलकर हंस सके, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो हम दांतों की बात कर रहे थे, पीलापन ना हो, सफ़ेदी की चमकार हो। छोटे छोटे टिप्स क्या हैं, लोग घर पर क्या करें कि उनकी जो मुस्कान है बरकरार रह सके? ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जब हमारे पास पेशेंट, क्योंकि आजकल पेशेंट बहुत अवेयर हो गए। जी। पहले पेशेंट या तो किसी बीमारी को लेके आते थे, लेकिन अब जैसा कि आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है कि अब आजकल स्माइल को लेके, स्माइल डिज़ाइनिंग को लेके बात करने लगे हैं लोग। आपने देखा है कि पहले आड़े टेढ़े दांत हुआ करते थे लोगों के, वो ठीक नहीं हुआ करते थे। तो आजकल लेटेस्ट एडवांसमेंट हो चुका है डेंटिस्ट्री में। जिन बच्चे जो होते हैं, जिनके दांत शुरू से आड़े टेढ़े आना शुरू होते हैं, उनके लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। आजकल नया ट्रीटमेंट अलाइनर्स आ चुके हैं जो कि इनविजिबल होते हैं। दूसरी बात है कि हम अपने दांतों को कैसा अच्छा रखें, पीले ना हो, ख़राब ना हो, कैसे उनकी सेहत का ध्यान रख सकते हैं हमारे घरेलू नुस्खों से। तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो आजकल फूड हैबिट है, जो आजकल का खान पान है, वो बहुत बदल गया है। यदि हम तुलना करें पुराने टाइम से, तो आजकल फास्ट फूड का एक बहुत ज़्यादा चलन आ चुका है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, उनको पैम्पर करने के लिए, उनको छोटी छोटी बातें मनवाने के लिए चॉकलेट्स, टॉफ़ी, चिप्स, आजकल नए नए कुरकुरे, ये सब आने लग गया है, वो देने लग गए हैं, जो कि बहुत ही गलत है। एक जनरल टेंडेंसी है कि ये सब सेहत के लिए खराब है जी, लेकिन जी। क्या आपकी स्माइल के लिए भी खराब है? ये एक नया
देखिए आप बता- बिल्कुल सही बात है कि ये सब चीज़ें खाने से, ये सब कुछ स्टार्च फूड होता है, ये जो चॉकलेट्स होती हैं स्टिकी होती हैं, इनके अंदर बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं। इसको खाने के बाद बच्चे रेगुलरली जितना हम एडवाइस करते हैं वैसे ब्रशिंग करते नहीं हैं, और उसके बाद क्या होता है कि ये फूड लॉजमेंट के कहीं ना कहीं दांतों में फंस जाता है और उसके बाद दांतों में केरीज शुरू हो जाती हैं, कई लोगों को प्लाक डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये सेहत के लिए तो ख़राब है ही, लेकिन दांतों के लिए भी ये सारे फूड्स बहुत ख़राब है, इसलिए फास्ट फूड तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मानना चाहिए। दूसरा, सॉफ्ट ड्रिंक लोग आजकल बहुत रूटीनली पीते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो कि दांतों के लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं। तो मैं सभी लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि कहीं ना कहीं ये फास्ट फूड को अवॉइड करें। साथ में घरेलू नुस्खे जो हैं वो पहले दादून किया करते थे लोग, कम से कम नीम की कुछ पत्तियों का, नीम की डंठलों का कहीं ना कहीं उपयोग करना चाहिए। वो ऐसा तो नहीं, अभी उतने मजबूत दांत तो नहीं रह गए लोगों के कि वो उसको चबाना शुरू कर दें, बट कहीं ना कहीं उस कंटेंट को बीच बीच में यूज़ करना शुरू करें। जो पेस्ट आ रहे हैं, जो डेंटिफ्राइसिस आ रहे हैं, वो तो हैं ही काम के, लेकिन इन सारी चीज़ों को भी यूज़ करने से उनको फ़ायदा होगा। वीकली यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वीकली यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप, जो डेंटिस्ट बता रहे हैं कि जो फास्ट फूड है, जो तमाम ड्रिंक्स हैं, ये सिर्फ सेहत के लिए नहीं बल्कि दांतों के लिए भी ख़राब है। सेहत में इन दोनों, चूँकि लोग तो इसका उपयोग कर ही रहे हैं, तो ऐसे में आपकी एडवाइस क्या रहती है? तो आपके पास जो पेशेंट पहुंचते होंगे, बच्चे हैं जो फास्ट फूड के आदी हो चुके हैं, ऐसे में क्या कोई आप ट्रीटमेंट देते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं, या फिर जोर देते हैं कि नहीं साहब ये सब छोड़ना पड़ेगा? हाँ, ये सही बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि फास्ट फूड का इतना हो गया है बच्चों में कि वो उनको जितना बोला जाए उतना भी वो खाते ही रहते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि फास्ट फूड डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम करता है, मेटाबॉलिक रेट को बिगाड़ता है। तो इसके लिए हम लोग मतलब काफ़ी सजेशन देते हैं कि भाई नहीं खाना चाहिए सारी चीज़ों को लेके। बट ये है कि मतलब फास्ट फूड खाएं, पर ये है कि नाइट में उसको कैलोरीज बर्न करके उसको डाइजेस्ट करें। हाँ, मेरा सवाल यही Yes. है कि देखिए बच्चे तो खाते हैं, हाँ, खा रहे हैं, हाँ। अब सवाल ये है कि हम अब क्या करें? अब ये है कि मतलब उनका वर्कआउट उतना हो जाना चाहिए कि मतलब वो जो फास्ट फूड खाया है उसको मतलब बर्न कर सके, अपने कैलोरीज बर्न कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सकें। एक जनरल टेंडेंसी ये भी है, वॉक पे जाना है तो मॉर्निंग में जाना है, एक्सरसाइज करना है तो मॉर्निंग में करना है। तो क्या ये जो शाम का एक दौर भी कई जगह चला है कि शाम को इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, इससे क्या कैलोरीज बर्न में इफेक्ट आता है क्या? हाँ नहीं, जैसे वॉक कहीं कभी भी हो, मॉर्निंग में हो, इवनिंग में हो, कैलोरीज बर्न होना चाहिए बस। एक ये भी जानना चाहेंगे कितनी वॉक हो, क्योंकि हम ये जो आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, बड़े सरल भाषा में समझाइएगा आप कि एक्सरसाइज की जाए कितनी की जाए, वॉक की जाए कितनी की जाए, कैलोरीज ली जाए कितनी ली जाए? एक्चुअली ऐसा है कि सभी एज के हिसाब से अलग अलग होती हैं, बट एक देखा जाए कि एवरेज एज के हिसाब से 3 किलोमीटर्स पर डे आपको चलना चाहिए और उतना ही वर्कआउट करना चाहिए जितना आप बॉडी को क्षमता कर सके। आजकल मैं देखता हूँ कि जिम में भी कहीं हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, हार्ट अटैक से भी मर जाते हैं वो लोग। तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई इतनी एक्सरसाइज कर जाए कि जो मतलब हेल्थ हो पाए, मतलब जितना शरीर सह पाए बस। बिल्कुल रवि जी, हम देख रहे हैं कि फ्लेक्स लगाने के लिए आपको बड़े बड़े होर्डिंग लगाना पड़ते हैं, तो उस पर चढ़ने के लिए आपकी टीम बड़ी मेहनत करती है। तो किस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, कितनी इसमें मेहनत होती है, कितनी पूरी टीम आपकी काम करती है इस तरह से? उनको बहुत ही बारीकी तरीके से सिखाया जाता है। वो पहले नीचे ही छोटे छोटे होर्डिंगों पे उनको ट्रायल दिया जाता है, फिर जाके वो बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग ही इस चीज़ को कर पाते हैं। अनएक्सपीरियंस को बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जाता। फिनिशिंग का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस बिल्कुल चीज़ में। रखना पड़ता है। फिनिशिंग, बगैर फिनिशिंग के कोई भी काम अधूरा है। किस तरह से काम करती है तो पूरी टीम आपकी, मतलब कितनी मेहनत लगती है उसमें? हमारी एक टीम पूरी ये मान के चलिए, मार्केटिंग एक ऐसा है कि कब कौन सा इवेंट आ जाए कोई नहीं पता, इसलिए 24 घंटे बिल्कुल रेडी टू। और जैसे कटिंग मशीन का आपने जो बताया कि CNC कटिंग मशीन है आपका, तो उसमें कोई इमरजेंसी अगर कुछ ऐसा आता तो उसमें आप क्या करते हैं फिर? इमरजेंसी के लिए उसमें बहुत सी स्विच दिए हुए हैं। आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ पे हर आपको मतलब हर कॉर्नर पे उस पर अलग अलग स्विच दिए हैं। बाकी अगर कुछ टेक्निकल अगर दिक्कत आती है तो उसके लिए फिर हमें ऊपर संपर्क करना पड़ता है। हमारे इंजीनियर्स वगैरह आते हैं, बराबर मशीन की प्रॉपर चेकिंग होती है।
ये मेरा सवाल दोनों ही डॉक्टर से है। पहले डॉक्टर प्रदीप आपसे ये सवाल है, ये भी दर्शकों की ओर से ही है। आप बड़े सरल शब्दों में समझाइएगा कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, कैसी दिनचर्या रखें ताकि वो लंबे समय तक स्वस्थ रहें। और डॉक्टर साहब आपसे भी यही सवाल मेरा रहेगा कि वो अपने दांतों की स्माइल है कैसे बरकरार रखें। डॉक्टर प्रदीप। मेरा हर पेशेंट से लगभग यही एक रहता है बोलने का, सलाह देने का कि आप दिन में ही जितना खा सकते हैं, क्योंकि मतलब खाइए, जो रेगुलर आप डाइट लेते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि वो बर्न हो जाती है दिन भर के काम काज में, सारी चीज़ों के वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन जो रात का खाना होता है आपका, वो आपका सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए, और लाइट खाना होना चाहिए रात का, जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि व्यक्ति को कोई काम नहीं रहता उस टाइम पे, सिर्फ सोने का काम रहता है। तो सिर्फ इस हिसाब से लाइट फूड लें, और डे में भी आप उतना ही मतलब खाएं, और जितना आप वर्कआउट करते हैं वर्कआउट के हिसाब से ही आप अपना डाइजेशन रखें, डाइट रखें, और वही हेल्दी फूड खाएं बस। जी डॉक्टर गगन। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी, मेरा कहना होगा कि अभी तो सभी लोग डाइट के लिए बहुत अवेयर हो गए हैं, और निश्चित ही डेली बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हमको जो डाइट ले रहे हैं वो उसमें कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट है उसकी मात्रा लगभग बैलेंस्ड हो, और जो कैलोरी, जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतनी कैलोरी बर्न करना चाहिए हमको, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया। तो यदि हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि अनइवन डाइट लेते रहेंगे हमेशा, जैसे कि आप देखिए कि सीजनल फ्रूट्स आते हैं, तो सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। ये सीजनल फ्रूट्स दांतों के लिए भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइब्रस फ्रूट जितने भी आते हैं, ये साइट्रस फ्रूट आते हैं, मौसम्बी, संतरे, केले, ये सब फाइब्रस फ्रूट हैं, और ये हमारे जिंजाइव, मसूड़ों के लिए और दांतों के लिए बहुत फेवर करते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं उसको हमें कंटिन्यूस लेना चाहिए। और जहाँ रही इस बात की कि जितने लंबे तक हमारे दांत रहेंगे उतना हमारा अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। देखिए क्या है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 80% हमारे दांतों पे ही निर्भर है। जब हम चबा के खाएंगे तब वो पेट में जाएगा अन्न, और उसके बाद वो डाइजेस्ट होना शुरू होगा। तो डाइजेशन जो है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो बहुत कुछ वो मुंह से शुरू हो जाता है। हमारे जो सलाइवा में जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके दांत लंबी उम्र तक अच्छे रहें, तो निश्चित ही हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, हमें हमारी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, और साइट्रस और ये फाइबर्स वाले फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। इससे हमारे मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, और ब्रशिंग टेक्निक्स का ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कभी कभी क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे कभी 1.5 साल के हो जाते हैं, उनके दांत नहीं आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 8 महीने 9 महीने के होते हैं, उनके दांत आ जाते हैं। तो एक क्या कारण रहता है जो बच्चे के कभी कभी इस तरह की दिक्कतें आती हैं? बहुत ही अच्छी सवाल है ये, और हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते भी रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, और उसके कारण उनके जो दांत हैं वो डिले हो जाते हैं, उसको हम डिले इरप्शन में रखते हैं। यदि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आजकल नियोनेटल टीथ भी आने लगे। बच्चा पैदा होता है, वैसे तो 6 महीने के बाद से दांत आना शुरू होते हैं, लेकिन नियोनेटल टीथ भी आ जाते हैं। 2 दांत उसके नीचे के आ जाते हैं या 2 ऊपर के आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ग्रोथ क्या है बच्चे की। लेकिन यदि ऐसा होता है कि जो रूटीन ईयर्स हैं, जिस एज में दांत आने चाहिए, नहीं आते हैं, तब तो वो ज़रूर से डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जो बाकी की प्रोसीजर्स हम लोग करते हैं, यदि ज़रूरत पड़ती है तो रेडियोग्राफ्स लेने की, दांत है या नहीं है, और यदि दांत है तो उसको कहीं इम्पैक्टेड तो नहीं है, कहीं फंसा हुआ तो नहीं है, क्या कारण है नहीं आ रहा है, तो उसको हम रूल आउट करके फिर आगे आने वाले टाइम में उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए डॉक्टर गगन नामदेव, डॉक्टर प्रदीप राजपूत और रवि राजपूत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपके चैनल का हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बुलाकर जनता के बीच में ये बात हम कर पाए कि क्या क्या रूटीन में हमारी स्पेशलिटी के माध्यम से हम क्या लोगों को सलाह दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।